तो हमें लगा ये मार्केट तो है, पर उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट ऐसा था कि ये सारा सिर्फ स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स का ही मार्केट था। वो छोटा मार्केट है, तो अगर आप मेरे को उस हिसाब से देखोगे तो उस टाइम मैंने इतना अच्छा डिसीजन नहीं लिया था। सच बताऊं तो अब्रॉड जाने का ही प्लान था। हाँ। जैसे जो पाथ होता है कि हाँ, आईआईटी के बाद हाँ, कंसल्टिंग के बाद हाँ, वेंचर कैपिटल, लोग कहते हैं एमबीए बाहर करने जाओगे, हाँ, तो सोचा तो वही था। पहली वेव आई, लगा चलो सर्वाइव कर लेंगे, थोड़े कॉस्ट कटिंग करी, हो जाएगा। फिर दूसरी वेव आई, फिर दूसरी वेव के बाद हमने ग्रो करा। फिर जब तीसरी वेव आई तब तो हमारा बिल्कुल ही दिल दिमाग सब टूट चुका था, पैसे भी नहीं बचे थे कंपनी के बुक्स में। हमने हमारा तो ऐसे गिव अप हो गया था। तो आई थिंक पूरे फाउंडर की जर्नी में हमेशा ये होता है कि जब वो गिव अप हो जाता है ना, दैट इज़ व्हेन इट्स द वर्स्ट सिचुएशन। तो उस टाइम पे वो हो गया था कि वी वर आई थिंक 0.1% होप पे जी रहे थे। जी। जो 0.1% होता है वो क्या होता है? आप मार्केट के विपरीत जाने की कोशिश मत, डोंट ट्राई टू फाइट द मार्केट्स, लाइक राइड द मार्केट वेयरएवर यू कैन। अगर आपके वेव आपके साथ में, तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान होगी। नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि अर्ली साइंस क्या आते हैं। अर्ली जो साइंस आते हैं कि डेटा किस तरफ जा रहा है, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी बार हम भी मिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं डेटा में, बट काफ़ी बार हम सही भी पकड़ लेते हैं। अब धीरे धीरे जो सोल्यूशंस टेक इनेबल हो सकते हैं उनको फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। अब जैसे कई रियल एस्टेट ओनर्स आके हमें बोलते हैं कि हम मेरे को कैसे टाइप की रिक्वायरमेंट्स आ रही है मार्केट में। अब रियल एस्टेट की रिपोर्ट्स भी बहुत सारे लोग पब्लिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब सारी रिपोर्ट्स को ऑनलाइन डिजिटल वे में कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास तो सिस्टम है, सारी लीड डेटा है, क्या आता है उसको डिजिटल करके बताना है कि ट्रेंड क्या है। अब इस मार्केट में अगर कोई रियल एस्टेट ओनर को अपना फ्लैक्स खोलना है तो किस टाइप के क्लाइंट आ रहे हैं। ओह हाँ, ये है मतलब आप हाँ, उस साइड से भी उस साइड से भी हेल्प कर हाँ, सकते हैं हाँ, कि किस बिल्कुल। टाइप के क्लाइंट आ रहे हैं, क्या प्राइस पॉइंट देना चाहते हैं, B2B हेल्प हाँ, कर रहे हैं आप। तो वो ठीक भी है। आ जाएगा। कोवर्किंग स्पेस आज के दौर में सिर्फ स्टार्टअप की ही नहीं बल्कि पूरे बिजनेस जो इकोसिस्टम है उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत बनता जा रहा है। तो आज हमारे बीच हैं उत्कर्ष क्वात्रा, जो माई HQ के फाउंडर हैं। तो आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनके इस पूरी जर्नी पे बात करेंगे, उनके स्टार्टअप पे बात करेंगे। तो उत्कर्ष, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच दिनेश जी आने मेरे को बुलाने के लिए। जी। तो सबसे पहले हम हमेशा एक सवाल रहता है कि आपकी हम शुरुआती जर्नी जानना चाहते हैं कि आपने फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा और अपनी पढ़ाई कैसे कहाँ से की। जी। तो मैं दिल्ली में ही बॉर्न हुआ 90 में। सारी स्कूलिंग वगैरह यहीं पर करी है। मेरे मॉम डैड पंजाब से हैं। डैड डॉक्टर है और मॉम होम मेकर है। और मेरी एक बड़ी बहन है। हमने स्कूलिंग करी DPS RK पुरम से, जो काफ़ी कट थ्रोट उस ज़माने में होता था स्कूल। जी। फैक्ट्री बोलते हैं हमारे स्कूल को कई लोग। 1000 लोग का एक बैच। एंड मेरे को ये था कि डैड को देख के कि काफ़ी मेडिसिन में काफ़ी स्ट्रगल होता है, और मेरी बहन ने मेडिसिन चूज़ कर लिया था। मेरे को था कि मेरे को 10-15 साल नहीं पढ़ना ऐसे, तो आई चोज इंजीनियरिंग एज द लाइन। काफ़ी नर्ड था, IIT क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, वो हो गया क्रैक। तो फिर गए IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली में काफ़ी एक्सपोजर मिला कि क्या क्या करना है। एक NGO चलाई ब्लड कनेक्ट करके, जो भी चल रही है। देन जॉब की रैट रेस में घुस गए। वहाँ से वेंट इनटू कंसल्टिंग। फिर गया वेंचर कैपिटल में, जहाँ स्टार्टअप्स के बारे में पता चला। फिर वहाँ से लगा कि चलो खुद की स्टार्टअप करते हैं। अच्छा, इस पूरे जो आपको जब लगा कि खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं और IIT से निकलने के बाद ये कितना समय था बीच का फेज? तो IIT से मैं निकलने के अप्रोक्सीमेटली 3 साल 3-4 साल बाद। हाँ, ठीक। तो मेरे को हमेशा लगता है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर लेते हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस वो इम्पोर्टेंट होता है, कि आपको एक आदत लग जाती है सुबह 9 बजे कहीं ऑफिस जाने के लिए, लंबा काम खींचने के लिए। तो एक प्रोफेशनलिज्म जो होती है कंपनी बिल्ड करने के लिए, वो सीखना मेरे को लगता है अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल। वो टीम वर्क का पता चलता है, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग होते हैं। करेक्ट। हाँ, तो वो लोगों से कैसे काम करना है और कराना है, वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो वो सीख के और 2-3 इयर्स, और जब वेंचर कैपिटल में गया तो लगा सब बहुत पैसा रेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है स्टार्टअप सब खेलते हैं। तो फिर वहाँ से लगा अच्छा, सही रीज़न नहीं था चालू करने का, बट चालू उसके करके करा। ओके। सो कोई आइडिया पहले बहुत लंबे समय से आपके मन में था या ये कैसे आया? माई HQ तो का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कॉन्सेप्ट।
हाँ हाँ। तो पहले सोचा कि करनी है, खुद की कंपनी बनानी है। हम्म, तो जब बैठे हम्म, तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे कि कहाँ बैठ के कैसे क्या आइडिया निकालना है। तो हम आप स्टारबक्स, और आपके को हाँ फाउंडर? मैं और मेरे को फाउंडर, ठीक तो है। हम बैठते थे स्टारबक्स में। हम्म, तो फिर वहाँ से हमें थोड़ा लगा यार कि कुछ तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ लोग काम कर सके। हम्म, एंड देन वी सॉ कि ये फ्लेक्स या कोवर्किंग मार्केट थोड़ा पिकअप कर रहा है यूएस वगैरह में। हम्म, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा आइडिया जर्मिनेट करा और कहा कि चलो ये एक अच्छा प्रॉब्लम लग रहा है, हम्म, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। ओके, तो इसमें ऑलरेडी जैसे वी वर्क और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इसमें काम कर रही करेक्ट, थी, हाँ उन्होंने भी अपना एक इकोसिस्टम बना रखा होगा, करेक्ट, और बाकी रियल एस्टेट के प्लेयर हैं ही। हाँ करेक्ट। इन सब के बीच आपको अपॉर्चुनिटी कैसे समझ में आई? तो देखो रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जो बहुत फ्रैगमेंटेड है हमेशा से ही। हर रियल एस्टेट ओनर खुद का कुछ चालू करना चाहता है, कुछ चालू करता है। फ्लेक्स आजकल तो ऐसा हो रहा है। तो जितने ज़्यादा प्लेयर होंगे, हम एक मार्केट प्लेस है, हमारा एक प्लेटफॉर्म जिसमें आप आओगे, आपको सही ऑप्शंस दिखेंगे, सही प्रोडक्ट्स दिखेंगे, आप खरीद सकते हो जो खरीदना है प्लेटफॉर्म पे, या हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो आपको 100 सीटर, 200 सीटर, 1000 सीटर ऑफिस लेने में। तो जितनी फ्रैगमेंटेड मार्केट होगी उतना प्लेटफॉर्म का रिक्वायरमेंट बढ़ता रहता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जितने ज़्यादा लोग आए इंडस्ट्री में, ठीक, उतना प्राइस वॉर्स होता है, ठीक। उतना कंपटीशन होता है, उतनी रिक्वायरमेंट होती है एक प्लेटफॉर्म की या मार्केट प्लेस की या कंसल्टेंट की जो हेल्प करे क्लाइंट को और स्पेस को विद द राइट सोल्यूशन। ठीक है। तो दैट वेज वी आर, अब वीवर्क है, ऑफिस है, स्मार्ट वर्क्स है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब मैं गिन के बताऊंगा तो 1500 प्लस अच्छा, ब्रांड्स हैं ब्रांड्स हैं और जो ये, इंडिया में काम कर रहे हैं। हाँ जो इंडिया में काम कर रहे हैं इन द फ्लेक्स इंडस्ट्री। और ये नंबर और भी ग्रोइंग हो रहा है। द मार्केट इज ग्रोइंग एट 30% ईयर ऑन ईयर। तो उस हिसाब से तो बहुत फ्रैगमेंटेड मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे लिए बेटर है। बिल्कुल, मुझे याद है जैसे 10 साल पहले इवन नोएडा में भी कोवर्क स्पेस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हाँ, पता नहीं था, लेकिन अभी देखिए हर तरफ दिखती है, हर बिल्डिंग में कोवर्क स्पेस अवेलेबल है। तो आमतौर पे जब भी मैं बात करता हूँ किसी भी स्टार्टअप फाउंडर से, तो एक चीज़ हमेशा उनकी कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि एक प्रॉब्लम थी जो उन्होंने या तो आइडेंटिफाई किया और या फिर फेस किया, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से ये कॉन्सेप्ट तैयार हुआ कि वो इसमें आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। आपके सामने क्या प्रॉब्लम थी? तो हमारे सामने जब मैं वीसी में था तो हम स्टार्टअप्स का देख रहे थे, जब इन्वेस्ट करते थे तो मेरे को दिखता था कि स्टार्टअप्स के कोई भी अच्छा ऑफिस नहीं होता था। तो मेरे को वहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखी थी। फिर जब खुद चालू करने की बात आई, जब हम खुद आइडिया सोच रहे थे, तो हम खुद भी स्टारबक्स में बैठे थे, जो काफ़ी अनकंफर्टेबल होता था पूरा दिन बैठने के लिए, काम करने के लिए, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कहीं हम जाके बैठ पाए पूरे दिन डिस्कशन और सोच करें। रहे। ठीक बात है। तो उस हिसाब से आइडिया स्टार्ट हुआ। ओके। तो हमें लगा ये मार्केट तो है, पर उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट ऐसा था कि ये सारा सिर्फ स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स का ही मार्केट था। वो छोटा मार्केट है। तो अगर आप मेरे को उस हिसाब से देखोगे तो उस टाइम मैंने इतना अच्छा डिसीजन नहीं लिया था। ठीक है, बिकॉज मार्केट छोटा था। अब मार्केट बहुत बढ़ गया है, बिकॉज कॉर्पोरेट्स भी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनीज सब यूज करते हैं फ्लेक्स। इन प्री कोविड दिस वाज नॉट द बेस्ट बिजनेस। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। पोस्ट कोविड में इसने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है। इसने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। बस पोस्ट कोविड काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स आ गए जिनको छोटे छोटे ऑफिस खोलने थे, जिनको दिखा कि यार कोवर्किंग में आने में या फ्लेक्स में आने में उनको सरदर्दी नहीं हैंडल करनी, उनके कैश फ्लोज बेटर हो रहे हैं, वो कहीं भी ऑफिस जल्दी से जल्द चालू कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दोज हैव हेल्प्ड द इंडस्ट्री ग्रो ट्रेमेंडसली। और जैसा कि आपने बताया कि जब आप वेंचर कैपिटल के फील्ड में थे तो आपने शायद इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा गहराई से रियलाइज़ किया होगा, क्योंकि हर एक बंदे के पास सबसे बड़ी शायद प्रॉब्लम यही आती होगी कि अपना एक खुद का ऑफिस सेटअप करना सबसे मुश्किल होता है। और ये बहुत लोग मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। हाँ, ये बड़ा कॉस्ट, ये बड़ा कॉस्ट ऑफिस आपका जनरली अगर आपकी सैलरीज का 8 से 15% कॉस्ट होता है। बिल्कुल। आपका सेकंड बिगेस्ट कॉस्ट आफ्टर पीपल इज ऑफिस। तो जब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत ही अच्छे देश के प्राइम इंस्टीट्यूशंस की डिग्री भी थी और सारा कुछ था, तो आपको ये नहीं लगा कि ठीक है, नहीं जॉब करते हैं और अब्रॉड भी जा सकते हैं, या यहाँ पे अपना खुद का भी एक सच बताऊं तो अब्रॉड जाने का ही प्लान था। हाँ। जैसे जो पाथ होता है कि आईआईटी के बाद कंसल्टिंग के बाद वेंचर कैपिटल, लोग कहते हैं एमबीए बाहर करने जाओगे। तो सोचा तो वही था, पर अच्छा, फिर आइडिया अच्छा लगा, मार्केट अच्छी लगी, सोचा कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते, तो वहाँ घुस गए। तो
वैसे जो सोचा और हुआ वो डिफरेंट होता है। और जॉब अकेले जो जॉब करी थी, तो जॉब में मेरे को रियलाइज हो कि ये नहीं कर सकता कि फुल टाइम हमेशा जॉब मुश्किल लगा था मेरे को लग रहा था खुद का कुछ चालू करने का हमेशा से। तो आपने अपने एक अंदर के इंस्टिंक्ट को ज़्यादा हाँ सुना, जैसे हाँ आपने कहा कि बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं करनी है, 10 साल नहीं पढ़ना हाँ है। सेकंड फिर ये था कि नहीं भाई अब जॉब नहीं करना है, कि हाँ अच्छा रोज़ एक टाइम से आओ, जाओ, हाँ मीटिंग्स करो। नहीं वो तो यहाँ भी हाँ, होता यहाँ ही भी होता ही है। अपनी कंपनी में तो उल्टा सबसे ज्यादा, यू ज़्यादा आर होता है। द नंबर 1 एम्प्लॉई। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि अपनी कंपनी में हाँ, आपको बहुत फ्रीडम मिलती है। हाँ। बट हाँ ये था कि खुद का करने का बहुत हुँ, इंथुसियाज्म था। और एक्चुअली एक और रीजन भी था, जब मैंने कॉलेज में अब एक एनजीओ चलाई थी ब्लड कनेक्ट, जो अभी भी चल रही है। हाँ, इसके बारे में हाँ बताइएगा तो मुझे, ये क्या था और कैसे, मतलब इसको आपने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है? हाँ, उसके मैं जी, एनजीओ ठीक की है। स्टोरी पे आता हूँ, बट मैं हाँ, बताता हूँ एनजीओ में मैंने करके रियलाइज करा कि एनजीओज ज़्यादा इम्पैक्ट वाइल बहुत करने की कोशिश करती है, बट मेरे को लगता है कंपनीज मेक मोर इम्पैक्ट देन एनजीओज। हुँ, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन ने मच लार्जर इम्पैक्ट करा है फॉर द इकोनॉमी हुँ, देन एनी एनजीओ कैन एवर डू। हुँ, तो ठीक दैट इज़ बात वन है। ऑफ द रीजंस व्हाई आई सेड कि यार खुद की कंपनी चलानी है, जिससे जॉब्स क्रिएट हो, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है देश के हुँ, लिए। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ठीक। ऑल्सो। अब कमिंग टू कि एनजीओ क्या करती हुँ, है, हुँ, तो कॉलेज में थे हम, हुँ, हमें लगा कि ब्लड शॉर्टेज की प्रॉब्लम है इंडिया में। तो ब्लड डोनेशन कैंप्स और हेल्पलाइन रन करते थे। हुँ, तो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। हमें कॉलेज में एक सोशल सर्विसिंग होता था, एनएसएस। उसके अंडर हम क्या करते थे कि हम किसी को भी अगर कोई ब्लड की ज़रूरत होती थी, तो हम एक हेल्पलाइन भी चला रहे थे, जिससे किसी को भी कभी रिक्वायरमेंट हो वो हेल्पलाइन पे कॉल करें। हमारे ही वॉलंटियर्स होंगे टीम में हुँ, जो हेल्प करेंगे कोई ब्लड डोनर ढूंढने के लिए, हुँ, और हम ब्लड डोनेशन कैंप्स ही कराएंगे। तो दैट इज़ हाउ ब्लड कनेक्ट स्टार्टेड। तो उसमें भी एक आईआईटी के सीनियर थे मेरे साथ जो एनएसएस में थे, और हम भी थे। हमने इकट्ठे बैठ के ब्लड कनेक्ट चालू करा। एंड फिर उसके बाद एक कॉलेज से लेके दूसरे कॉलेज, फिर ऐसे कॉलेजेस में एक्सपैंड करा। तो अब अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट कॉलेजेस, अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स, हम अब ब्लड डोनेशन कैंप्स कराते हैं, चाहे कॉर्पोरेट्स हो चाहे कॉलेजेस हो, सब में कराते हैं। इट्स बीन गुड और जर्नी। अच्छा, तो ये आपकी जर्नी चलती अभी रही, भी ये चल एक रही है। हाँ अच्छी बात है। हाँ हाँ, वो अच्छा काम है, बंद क्यों करना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बट तो मैं अब ऐसे होता है हुँ, कि बहुत बच्चे आ जाते हैं, तो हुँ, बहुत सो वो कम्प्लीटली वॉलंटियर ड्रिवन है। ऐसे हमने कोई इसमें फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ, कोई फुल टाइम ऐसा ऑफिस नहीं रखा हुआ। हुँ, हुँ, तो वही कॉलेज के बच्चे आते हैं जो खुद, जिनको होता है मोटिवेशन कुछ चेंज लाने का, कुछ को आउटसाइड एकेडमिक्स कुछ काम करना होता है, कुछ को रिज्यूमे के लिए करना होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आते हैं वो थोड़ा वॉलंटियर वर्क करते हैं, कैंप्स हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज कराने में, और ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली जाती है। जी। तो माई एसक्यू की जब शुरुआत हुई तो इसके इनिशियल चैलेंजेस क्या थे? जब आपने, एक तो होता है कि किसी चीज़ को पेपर पे पूरा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट तैयार करना, करेक्ट। और फिर जब आप उसको ग्राउंड लेवल पे सॉल्यूशंस लेके उतरते हैं, फिर समझ में आता है कि अच्छा, जो हमने सोचा था चैलेंजेस कहीं इससे ज़्यादा हैं या बड़े हैं, वो तो या ऐसे हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं थे। तो उसके बारे में मैं जानना जैसे चाहता हूँ, कंपनी कुछ जब शेयर चालू करते करें। हैं हमेशा तो ऐसे ही लगता है कि चैलेंजेस हमने जो सोचे नहीं थे वही आते हैं। हुँ, ऐसे जब हुँ, चालू करते हो तो लगता है बहुत ही इजी होगा। हुँ, हुँ, लगता है ये तो बहुत रोजी सभी अच्छा चलेगा, बट कंपनी चलाना इस देश में काफ़ी टफ काम है। बिल्कुल। आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती हुँ, है, हुँ, काफ़ी सारे कंप्लायंसेस होते हैं, हुँ, काफ़ी सारे लॉज होते हैं, उसी में काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसके बाद अब चालू करिए तो फंड रेजिंग करनी होती है, कैसे ग्रो करना है, हुँ, हुँ, मतलब थोड़े पैसे चाहिए होते हैं, वो कैसे रेज करो, वो एक चैलेंज होता है। आपको हर एक हायर को बेचना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, गेट हिम एक्साइटेड किया, हिम और एक्साइटेड किया, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ज्वाइन करो। बिजनेस मॉडल फिगर करना पड़ता है, काफ़ी पिवट्स हो जाते हैं बीच में। कोविड आया था जहाँ हम बंद होने वाले थे, तो तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई, मतलब इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आप शेयर करिए कि जो वाक़ई लगा हो कि हाँ, ये चीज़ मेरे सामने आई थी और मैंने उसको फेस किया और लर्न भी किया, और वो ऐसी घटना है या ऐसी कहानी है जो हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं, आई थिंक जो कोविड आपको सुन रहे हैं। ऐसे तो बहुत है, बट कोई भी जो जैसे अभी सबसे, सबसे जी, रीसेंट तो कोविड ही है, आप बिल्कुल, समझिए। बिल्कुल। तो कोविड से पहले जस्ट पहले हमने थोड़े पैसे रेस करे थे। हुँ, हुँ, पहली वेव आई, लगा चलो सरवाइव कर लेंगे, थोड़े कॉस्ट कटिंग करी हो जाएगा। फिर दूसरी वेव आई, फिर दूसरी वेव के बाद हमने ग्रो करा। फिर जब तीसरी वेव आई तब तो हमारा बिल्कुल ही दिल दिमाग सब टूट चुका था, हुँ, 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 पैसे भी नहीं बचे थे कंपनी के बुक्स में। हमने हमारा तो ऐसे गिव अप हो गया था।
तो आई थिंक पूरे फाउंडर की जर्नी में हमेशा ये होता है कि जब वो गिव अप हो जाता है ना, दैट इज व्हेन इट्स द वर्स्ट सिचुएशन। तो उस टाइम पे वो हो गया था कि वी वर आई थिंक 0.1% होप पे जी रहे थे जी। हमने सोचा कोई स्ट्रेटेजिक वगैरह लाते हैं जो खरीद लेगा हमसे, और हम ओके टाटा, हमने सोचा था कोई स्ट्रेटेजिक लाते हैं जो खरीद लेगा और ओके टाटा बाय बाय कर लेंगे। वैसा हुआ नहीं, वी गॉट समवन टू इन्वेस्ट, देन मार्केट पिकअप करी तो हमारा वो 0.1% फिर 1% बना, 1 का 10 हुआ, और वो कन्विक्शन बढ़ती गई। जो 0.1% होता है वो क्या होता है जो टिकाए रहता है? या वो ऐसा होता है कि आप एक सोचो, आप एक टाइमलाइन सोच लेते हो। हम बैठे थे आई थिंक थर्ड वेव जून जुलाई में आई थी ना, लगभग। हाँ, जून मुझे भी। जुलाई में हाँ, आई थी। हाँ, तो हमने सोचा था मार्च तक ट्राई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वरना बंद कर लेंगे। तो यही था, तो वो समय 0.1% यही था ठीक बात कि है। अब 0.1% में हाथ पाँव जितने मारने मार लो, अगर कुछ निकलता है निकलता है, नहीं निकलता तो भाई अब हो गया, बंद कर। लेकिन बाद में जो आप बता रहे हैं पर कि वो आप 0.1 6-7 महीने आप बहुत रगड़ के ट्राई करते हो कि ये 0.1% बढ़े। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने वो गिव अप ही कर दिया। जी। तो जब बढ़ना शुरू होता है तो उसकी भी अपनी एक उसका लर्निंग मजा होती है, था, उसका उसका तो अपना मजा आता है। जी। तो वो क्या वो तो है? एक ड्रग है। तो जब जब बिजनेस ग्रो करने लग हाँ, जाता है हाँ, तो हाँ। आपको तो एक नशा तो ही है जो कोविड के बाद जब बढ़ना शुरू हुआ, उसके पीछे क्या-क्या वजहें थीं और कैसे आपने इसको फिर एक स्केलेबल मॉडल में बनाया जो आज आपके पास अभी मौजूद है? तो कोविड के बाद बढ़ना तो मेरे को एक और रियलाइजेशन हुई थी काफ़ी, आई थिंक कोविड के बाद ही हुई है रियलाइजेशन कि आप मार्केट के विपरीत जाने की कोशिश मत, डोंट ट्राई टू फाइट द मार्केट्स, लाइक राइड द मार्केट वेयर एवर यू कैन। ठीक। अगर आपके वेव आपके साथ में तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान होगी, अगर आप वेव के अगेंस्ट हो तो आपकी जर्नी 1000 टाइम्स टफर है। आपको वो नहीं करना। कोविड के बाद द वेव वाज इन फेवर ऑफ द इंडस्ट्री। आई डोंट थिंक आई चेंज्ड एनीथिंग। मैंने मॉडल्स और डिफरेंट ट्राई कर लिए होंगे, और वो बिजनेस के पार्ट एंड पार्सल है। अब तुम वो आपका एक मॉडल ही प्रोडक्ट, ऐसा था जो वेब फ्रेंडली हो गया, मतलब जो हाँ मार्केट में करेक्ट। वेब आई। आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, 2 करोगे, वो तो हम हर साल करते हैं। ऐसा नहीं कोविड से पहले नहीं कर रहे थे, कोविड के बाद नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहे। आप 5 प्रोडक्ट ट्राई करोगे, 2 चलेंगे, वो हमेशा ही चलता रहेगा। बट जब आपकी वेव आपके साथ होती है तो जो भी आप करते हो वो एम्पलीफाई होता है। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो होने लग गया। सो नथिंग पर से चेंज्ड इन हम कैसे कंपनी चला रहे थे। आई थिंक द आउटसाइड वर्ल्ड चेंज्ड व्हिच हेल्प्ड अस। ओके, मतलब दैट वुड बी माय 2 सेंट्स ऑन इट। ठीक। हमारा हार्डवर्क, हमारी खुद की कंपनी, हमारा खुद का ही बच्चा है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि हमारा हार्डवर्क कभी कम और ज़्यादा होगा। बिल्कुल। आप तो उस पर जितना एफर्ट लगाओगे, लगाते रहोगे। आप ये हो सकता है एफर्ट को थोड़ा और डायरेक्ट कर सकते हो कि वेव की तरफ जाए। वो आई थिंक एक रियलाइजेशन और मे बी एक सीख वो पोस्ट कोविड आई, कि अब जैसे अब कुछ भी हम नया चालू करते हो तो हम हमेशा सोचते हैं यार ये मार्केट के साथ है जिस साइड पे जा रहा है, या मार्केट के अगेंस्ट। तो आज की डेट में माई HQ कौन-कौन से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट्स को? हम कमर्शियल रियल एस्टेट में सब कुछ हेल्प करते हैं। अब आपका एक कंपनी को अगर एक दिन के लिए एक डेस्क चाहिए, डे पास हम उसको कहते हैं। अगर आपको एक मीटिंग रूम चाहिए और 1 आवर, वो अगर आपको एक ट्रेनिंग रूम चाहिए 100 लोगों का, वो अगर आपको एक ऑफिस एड्रेस चाहिए टू रजिस्टर योर कंपनी, अगर आप नए शहर में, नए स्टेट में बिजनेस चालू कर रहे हैं तो वर्चुअल ऑफिस को कहते हैं वो। अगर आपको एक 50 सीटर ऑफिस चाहिए या आपको 5000 सीटर ऑफिस चाहिए, तो सब कुछ है। अच्छा। अब कमर्शियल रियल एस्टेट में हमने काफ़ी हर जगह हाथ पाँव मार के सब कुछ चालू कर दिया है। तो एसेंशली अभी बट इंडिया में है, अभी हम आउटसाइड इंडिया भी लाइव कर रहे हैं। अच्छा। आउटसाइड इंडिया हम दुबई, यूके, सिंगापुर, तीनों मार्केट बाय ईयर एंड लाइव कर देंगे। ठीक, दुबई, सिंगापुर एंड यूके। अच्छा, तो वो भी चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ग्रोथ में जो चाहिए टू ग्रो द बिजनेस वो चल रहा है। बिल्कुल। तो बेसिकली आप जैसे वीवर्क या इस तरह के जितने भी जिनको हम जानते हैं नॉर्मली, वो पूरा का पूरा एक सेटअप प्रोवाइड कराते हैं। करेक्ट। बट आप जो करते हैं वो कुछ डिफरेंट है। आप करते हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर हैं। करेक्ट। एक मीडिएटर की तरह वर्क करते हैं जिसको रिक्वायरमेंट है,
और जो Correct. उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है Correct. उसके बीच एक ब्रिज बनाते हैं। आप समझिए, ठीक, हाँ करेक्ट, हाँ। आप समझिए हम एक अमेजोन है कमर्शियल रियल एस्टेट लिए, या एयरबीएनबी है कमर्शियल रियल एस्टेट लिए, या मेक माई ट्रिप है ठीक commercial ठीक ठीक ठीक। उसमें हम ही आपकी हेल्प भी करेंगे। सारा प्लेटफॉर्म भी है जिसमें आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो, कर सकते हो, और आपको एंड टू एंड सुविधाएं देंगे जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो। अच्छा। अब अगर आपको इंडिगो में इशू आता है तो आप मेक माई ट्रिप के पास जाते हो और मेक माई ट्रिप हेल्प करता है। वैसे ही हम भी हैं। तो उस हेल्प का वो क्या होता है, मतलब एक क्लाइंट जो है कैसे उस चीज़ को एक्सेस कर पाता है आपकी हेल्प को? तो उसके लिए आपने इंडिविजुअल हाँ। लोग रख रखे हैं, हाँ। टेक्नोलॉजी का सहारा लिया तो है या कैसे? टेक्नोलॉजी भी है और जी। लोग भी हैं। अच्छा। हमारी टीम अबाउट 250 पीपल, 250 लोग की टीम है। हम्म। तो लोग हमारे हर शहर में हैं। जो डायरेक्ट क्लाइंट को डील करते जो हैं। जो डायरेक्ट अगर क्लाइंट से मिलना होता है तो मिलते हैं, क्लाइंट को स्पेस दिखानी है तो क्लाइंट को इशू होता है तो हमारी टीम भी होती है। तो वी आर देयर थ्रू आउट योर जर्नी इन एनी ऑफिस। अगर आप आज ऑफिस लेना चाहते हो तो कौन सा लेना है, किस चीज़ के लिए लेना है, टू आप उस ऑफिस में बैठे हो, जब तक छोड़ के किसी और ऑफिस में भी नहीं जा रहे, और वो भी हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो एंड टू एंड पूरा सर्विसिंग हमारी टीम करती है। अच्छा। अब काफ़ी कुछ आ जाता है इसमें, जैसे आप बात करेंगे ऑफिस ढूंढने में, आपको प्लेटफॉर्म पे कौन से ऑप्शन चाहिए, आपको क्या कमर्शियल्स चाहिए, क्या टर्म्स रखने हैं, वो भी हमारी टीम हेल्प करती है। आपको जो सेंटर में इंटीरियर्स कैसे कराने हैं वो भी हमारी टीम है। उसमें हमारे पार्टनर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ करते हैं, बट हमारे पार्टनर्स होंगे जो हेल्प करेंगे। तो इट इज़ इन अ वे कंसल्टिंग ऑल्सो, बट टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंसल्टिंग। आप समझिए मार्केट प्लेस प्लस अ कंसल्टेंट ऑन द बैक। शुरुआत में क्या था, जो कोवर्क स्पेस था उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आते Correct, थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता था या उनको बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती Correct. थी। अब धीरे धीरे कारपोरेट्स भी आने हाँ लगे, जी, ठीक ठाक आने लगे। तो ये बहुत चेंज ज़्यादा कैसे आने लग आया? गए, हाँ, ये बहुत चेंज। ज़्यादा आने लग जी। गए। तो ये चेंज पोस्ट कोविड ही आया है। आई थिंक हुआ क्या, पोस्ट कोविड काफ़ी कंपनीज अपने ऑफिस छोड़े, या कुछ ऑफिस में बदलाव आया, कम सीट चाहिए थी, कई डिफरेंट रीजन में चाहिए थी, तो उन्होंने ट्राई करा। ओके। उन्होंने ट्राई करा ऐसे, चलो 40 सीट 50 सीट एक कोवर्किंग में ट्राई करा। वो अच्छा लगने लगा, उनको लगा अपने एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस बेटर है, उनका कहीं कैश फ्लो ज़्यादा लॉक इन नहीं हो रहा है इंटीरियर्स करने में, तो उनको ये सब फायदे दिखे। तो वहाँ से ये वेव पिकअप हुई है। तो पहले कॉर्पोरेट्स ने बस ऐसे कहते हैं ना, जैसे चखा कि मतलब अगर मेरे पास 1000 एम्प्लॉय है, मैं 50 लोग का ट्राई करके देखता हूँ, उनको अच्छा लगा, फिर उन्हें और यूज़ करने लग गए, और यूज़ करने लगे, तो ऐसे मार्केट पिकअप करी। और अगर आप सेगमेंट्स में भी देखेंगे तो जैसे ITS जिसमें स्टार्टअप्स भी काफ़ी आती हैं और टेक्नोलॉजी कंपनीज भी आती हैं, वो आर द फर्स्ट मूवर्स इन एनी। तो उन्होंने सबसे पहले ट्राई करा, सबसे पहले। और आप बता रहे हैं कि इसमें से 30% की ग्रोथ आपने बताया? हाँ, अभी मार्केट की 30% ठीक। ग्रोथ है। ITS का अबाउट 45% कॉन्ट्रीब्यूशन है मार्केट में, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। BFSI इज द वन ऑफ द लास्ट मूवर्स। ओके। वो टाइम लगाता है बिकॉज उनके कंप्लायंस बहुत होते हैं, बट BFSI भी अब मूव वो कर भी रहा आ है। रहे हैं। हाँ, ठीक। दैट इज हाउ द मार्केट हैज पिक्ड अप। एनारॉक के साथ आपकी पार्टनरशिप हुई, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे और कब हुआ? हाँ, तो एनारॉक की पार्टनरशिप जिस पोस्ट कोविड हुई थी, जी। वही जब मैं बोल रहा था कि हमारा 0.1% का जब होप था, तो एनारॉक ये भी, एनारॉक सेट कि हम आपकी हेल्प करेंगे बिजनेस ग्रो करने में। काफ़ी अच्छे लोग हैं। दे सेट कि यू ग्रो द बिजनेस, डोंट वरी, एंड हम इकट्ठे आपकी हेल्प करेंगे टू ग्रो द बिजनेस। उनको प्लेटफॉर्म पसंद था, उनको आई थिंक हम लोग पसंद थे, हमें भी वो लोग पसंद थे, और हमारी ज़रूरत थी उस टाइम पे किसी सपोर्ट की। तो दैट्स हाउ द पार्टनरशिप स्टार्टेड। वो काफ़ी अच्छे नोन नेम है रियल एस्टेट इकोसिस्टम में, तो लॉट ऑफ पीपल नो देम। तो हैविंग देम ऑन द कैप टेबल, ऑन द शेयर होल्डिंग हेल्प्ड ओपन डोर्स। लोगों को ट्रस्ट आ गया थोड़ा प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म भी ग्रो करने लग गया था। तो वो एक साइकिल है, दोनों साइड पे सपोर्ट हुआ एंड गाड़ी चलने लग गई। ओके। तो आपके खुद के बिजनेस की जो ग्रोथ है, हाँ, वो किस तरह है? मतलब उसको अगर आपको हमें बताना है तो किस तरह से बताएंगे कि पोस्ट कोविड वो ग्रोथ परसेंटेज में या आपके स्केलेबिलिटी में किस तरह से जा रही है? तो हम एक अगर जिस नंबर पे थे हम प्री कोविड और लाइक पोस्ट कोविड, प्री कोविड जो नंबर था उसका वो वापस 0 हो गया। अब हम उस नंबर का 30x नंबर पे हैं। अच्छा। 30 टाइम्स हायर। दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन एज अ बिजनेस। हमने टीम साइज अबाउट 10x कर लिए, हमने
एवरी ईयर हम नियरली डबल कर रहे हैं अपने नंबर्स। अब उससे ज़्यादा मैं क्या, उससे ज़्यादा आपका सवाल का और क्या जवाब है। हाँ बट बिल्कुल। कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, तो फास्ट अग्रेशन मोड में है। हम अभी जैसे अभी हम कैंपस हायरिंग कर रहे थे, तो अभी हम नियरली 30-40 कैंपस हायर्स क्लोज करके आए हैं जो हमारे अगले साल ज्वाइन करेंगे। तो अगले साल भी हमें वांट टू बिल्ड अ बिगर टीम। ये 350-400 लोग की टीम हो जाएगी। इंटरनेशनल भी खोल लेंगे, तो फिर डबल करना है। तो दैट इज़ हाउ वी टारगेट। इसमें नई चीज़ें क्या इंट्रोड्यूस हो रही हैं जो आने वाले सालों में आप भी जिन पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं? तो देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जिसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी का कम यूज़ होता है। तो हम तो यही ट्राई करें जितना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना सकते हैं, इंडस्ट्री को बना सकते हैं। फॉर्चुनेटली कई चीज़ें जो टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। अब जैसे आपको अग्रीमेंट साइनिंग है तो ऑफलाइन होता ही है, मतलब आपको नोटराइजेशन ऑफलाइन होता ही है। तो वो जब तक ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको बैठना तो वो तो ऑफलाइन, सिस्टम पूरा जो चेंज आपको करना। चेयर पे बैठना है वो तो बैठना ही है ना। बिल्कुल। तो वो सब है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना भी रियल एस्टेट को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना सके इंडस्ट्री को, कि आपको कमर्शियल रियल एस्टेट में जो भी हेल्प चाहिए, जहाँ भी हेल्प चाहिए, वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे दे दें। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव। एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू से एवरीथिंग कि सब कुछ ही ऑनलाइन हो जाएगा। हम कह रहे हैं जो पार्ट्स ऑनलाइन हो सकते हैं वो हम कराएंगे और आपकी लाइफ ईजी करेंगे। अब वो चाहे कस्टमर हो जो ऑफिस देख रहा हो या जो ऑफिस में बैठा हो, टू जो स्पेस प्रोवाइडर है रियल एस्टेट वाला है। अब वेरी सिंपल एग्जांपल, जैसे काफ़ी कंपनीज के एडमिन्स होते हैं जो अब स्टैम्प पेपर प्रोक्योर करते हैं। तो हम सिंपल पॉइंट है स्टैम्प पेपर का, हम स्टैम्प पेपर्स को भी ऑनलाइन लाइव कर देंगे कि आप स्टैम्प पेपर्स हमारे साथ पोर्टल पे डिजिटल स्टैम्प पेपर्स प्रोक्योर कर सकते हैं। ओके। छोटा सोल्यूशन, कुछ है नहीं रिक्वायरमेंट, लेकिन उनके सरदर्द बच जाते हैं। सरदर्द बच जाता है। तो अब डिफरेंट सोल्यूशंस है। अब जैसे किसी को ऑफिस एड्रेस चाहिए रजिस्टर करने के लिए, तो वो हम 15 मिनट में आपको दिलवा सकते हैं कोई भी शहर में। अच्छा। तो वो एक अच्छा सोल्यूशन। आप जाइए हमारी वेबसाइट पे खरीद लीजिए। आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ, आपका KYC KYB सब हो जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ओके। अब धीरे धीरे जो जो सोल्यूशंस टेक इनेबल हो सकते हैं उनको फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। अब जैसे कई रियल एस्टेट ओनर्स आके हमें बोलते हैं कि हम, मेरे को कैसे टाइप की रिक्वायरमेंट्स आ रही है मार्केट में। अब रियल एस्टेट की रिपोर्ट्स भी बहुत सारे लोग पब्लिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब सारी रिपोर्ट्स को ऑनलाइन डिजिटल में कर रहे हैं। बस हमारे पास तो सिस्टम है, सारी लीड डेटा है, क्या आता है उसको डिजिटल करके बताना है कि ट्रेंड क्या है। अब इस मार्केट में अगर कोई रियल एस्टेट ओनर को अपना फ्लेक्स खोलना है तो किस टाइप के क्लाइंट आ रहे हैं। ओह हाँ, ये है। मतलब आप उस साइड से भी हेल्प कर सकते हैं कि किस टाइप के क्लाइंट आ रहे हैं, क्या प्राइस पॉइंट देना चाहते हैं। B2B हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी आ जाएगा। तो अब ये जब आपके पास डेटा है और थोड़ा टेक्नोलॉजी है, आप 10 चीज़ें कर सकते हो। बिल्कुल। हमारा ऑब्जेक्टिव है जितना डेप्थ डेटा में जा सकते हैं और जितना यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हो। क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि आप ये कैसे समझते हैं कि लोगों की जो वो है प्रायोरिटीज़ है या लोगों का इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है मार्केट में। तो अभी जिस तरह का ऑफिस स्पेस अवेलेबल है, हो सकता है मुझे उससे थोड़ा और डिफरेंट चाहिए। करेक्ट। तो इस चीज़ को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? कोई रिसर्च टीम होती है या फीडबैक सिस्टम है? तो मेरा सवाल ये था, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि आप कैसे ये तय करते हैं कि जो डिमांड बदल रही है लगातार आपके क्लाइंट्स की, उसको कैसे चेक करते हैं? तो देखो, ये आई डोंट थिंक इट इज़ अ लॉट मोर ऐसा प्रिडिक्टिव नहीं है। इट इज़ मोर ट्रैकिंग कि क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही है और वो कैसे ग्रोइंग हो रहा है। तो अब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स आती है, हम देखते हैं कैसी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, क्या क्लाइंट्स मांग रहे हैं। उससे थोड़ा एनालिसिस बन जाता है कि फ्यूचर में कैसा अभी मार्केट किस तरफ ग्रो कर रही है। अब इट कैन बी, अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि गुड़गांव में जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पिकअप कर रहा है, कब तक पिकअप करेगा, या विल इट बी स्टेबल एट दिस नंबर। तो दिस इज एन एनालिसिस वी कैन। अब जैसे साउथ एक्स में अब ये NBCC का पूरा एरिया है, ये चलेगा नहीं चलेगा, कितना टाइम लगेगा कोई सेंटर को भरने में। तो ये सब एनालिसिस हम कर पाते हैं क्योंकि हमें पता है किस टाइप की डिमांड है, किस टाइप का प्राइस पॉइंट लोग देने को तैयार हैं, कितनी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, कब तक ये चलेगा। तो दैट इज़ हाउ वी हेल्प आउट। अब कई कोवर्किंग ओनर्स हमसे आके पूछते हैं कहाँ पर सेंटर खोल लें, ठीक है, तो हम उसमें गाइड कर लें कि हम बोलते हैं यार आप ये लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर आपका 100% चलेगा बिकॉज डिमांड अच्छी है। इट इज़ डेटा ड्रिवन टू सम एक्सटेंट। नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि अर्ली साइंस क्या आते हैं, अर्ली जो साइंस आते हैं कि डेटा किस तरफ जा रहा है, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है।
और काफ़ी बार हम भी मिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं डेटा में, बट काफ़ी बार हम सही भी पकड़ लेते हैं। तो रिसर्च टीम हमारी बिल्ड हो रही है पूरी, जो ये रिपोर्ट्स लाइव करती है। अभी हम साल में एक रिपोर्ट लाइव कर रहे हैं। अब विद द डेटा वी हैव वी कैन एक्चुअली हम महीने की एक रिपोर्ट लाइव कर सकते हैं। अच्छा। पर अभी वो कर नहीं रहे, तो वो हमारी भी थोड़ी capability of team hiring all of that is a bit slow, तो that's where it is stuck, but ये easy है। मतलब इतना स्कोप है कि आप इतना हर महीने स्कोप एक है, रिपोर्ट हाँ जारी इतना कर स्कोप सकें। है cause डेटा है हमारे पास। और अभी जो आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ आप जो बड़े शहर हैं, मेट्रो हैं, जैसे कि दिल्ली एनसीआर हो गया, या बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, या फिर आप छोटे टियर 2 में भी जा रहे हैं? अभी हम टियर 2 में भी हेल्प कर रहे हैं अच्छा, clients अच्छा। को, जहाँ पर रिक्वायरमेंट तो होती है। टियर 2 में क्या ग्रोथ है? देखो टियर 2 मार्केट तो है, पर प्राइस पॉइंट बहुत कम है। आपके सेंटर साइज छोटा है। अगर यहाँ पर आप एक इतनी बड़ी बिल्डिंग में आप बैठते हो, वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग होती ही नहीं है। आपका A 1/10 साइज हो जाता है, या 1/5 द साइज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट, चाहे आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स विल बी हाई, बट द टिकट साइज जो आपका प्राइस पॉइंट है वो छोटा है। अच्छा। पर टिकट साइज तो वहाँ पर गेम हो जाता है। तो अगर आप मेरे से पूछे कितने सेंटर हैं, तो मैं बोलूँगा 15-20% मार्केट है ओके। इंडिया की ठीक। टियर 2 में। पर आप पूछो टिकट साइज वाइज, तो मैं लूँगा 7-8%। अच्छा, बिल्कुल। अब वो किस तरीके से आप देखते हो वो आपका कॉल है। टियर 2 ग्रोइंग मार्केट, यस, बट डॉलर वैल्यू, INR वैल्यू, रुपए वैल्यू में इज इट अ बिग मार्केट? इट्स 7-8%, राइट? ओके। तो दैट इज द पॉइंट। तो अभी और आपका फोकस उधर है थोड़ा हाँ, बहुत? हाँ। अच्छा, बिल्कुल, हम क्योंकि तो सारे एवेन्यूज देखते हैं, तो हमारी टीम अच्छा। होती है जो हेल्प करने में। एंड हम तो जितना भी, मतलब टू दैट एक्सटेंट मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कोई भी कोवर्किंग वाला भी हमसे बोलता है स्पेस खोलने का, अभी तक जितनों को भी हमने स्पेस में हेल्प करा है 100% हैव बीन सक्सेसफुल, चाहे टियर 2 हो चाहे टियर 1 हो। तो लकीली वी हैव बीन गुड इन डेटा एंड इन हेल्पिंग स्पेसेस एक्सपैंड। क्लाइंट्स का तो हम हेल्प करते हैं, बट इवन रियल एस्टेट साइड पे भी। तो आपने इतना लंबा समय देखा, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, और बाकी बहुत तेज़ी से इस मार्केट को आप बदलते हुए भी देख रहे हैं। अगला जो 5 साल होगा, आपको क्या लगता है कि वर्क स्पेस में कोई बड़ा चेंज या रेवोल्यूशन आएगा? आपको दिखता है ऐसा कुछ? हाँ, तो देखिए अब जैसे AI आ रहा है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप तो लोग ऑफिस ही ना जाए, कि आप तो ऑफिस की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। मैं वैसा वो बिलीवर नहीं। मेरे को लगता है अब आपकी बहुत सारी छोटी कंपनीज आएंगी, तो आपका AI करके जैसे पहले होता था ये 500 लोग, 1000 लोग की 2000 लोग की कंपनीज बनाने वाले, वो आई थिंक आपकी वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी या बढ़ेगी न्यू स्पेस पे। सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग चेंज। आपकी नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेंगी, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आएंगी जो AI को यूज़ करके सोल्यूशन दे पाएंगी। लोग कम होंगे लोग उसमें। कम होंगे हर कोई। तो दैट विल चेंज हाउ वर्क स्पेसेस आर अगेन। अभी क्या होता है कि आप बड़े बड़े ऑफिस बना सकते हो, वो मेरे को लगता है विल नॉट नेसेसरली वर्क। अब आप बोलो कि AI से जॉब्स ही कम हो जाएंगी, तो फिर तो बहुत कुछ इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी का। वो मैं अभी सोच नहीं रहा, और मेरे को लगता नहीं वैसा होगा। मेरे को लगता है छोटी कंपनियां बहुत होंगी विद लेस नंबर ऑफ पीपल, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड विच वी विल सी। हमें भी लगता है एफिशिएंसीज आ रही है हमारे सिस्टम्स में, हमें इतने हायर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें AI से मूव हो जाएंगी। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक दैट विल हैपन। तो जिस समय आप दुबई, सिंगापुर या यूके में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ उधर से भी इंसाइट्स आ रही होंगी, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो आज से 2 साल 5 साल बाद हमारे यहाँ दिखनी शुरू होंगी। तो क्या कोई ऐसी रिसर्च भी आपकी रहती है, क्योंकि आप उस मार्केट में भी एंटर करने तो जा रहे देखिए हैं? इंडिया मार्केट जनरली बहुत डिफरेंट है। कोविड के बाद इंडिया मार्केट काफ़ी डिफरेंट हो गई रियल एस्टेट की ग्लोबल से। आप देखिए ग्लोबली US वगैरह में इतनी मार्केट पिकअप नहीं करी है। यहाँ पर लोगों ने बोल दिया कि हमें ऑफिस बुलाना है सबको। अभी UK में अभी भी लोग ऑफिस नहीं जा रहे, तो मार्केट्स आर वेरी डिफरेंट। अच्छा। अब आप UK मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर 5, 10, 15 सीटर ही ऑफिस हैं, वो फ्लेक्स में 25 सीटर ले लें। यहाँ पर आपके 100 सीटर, 200 सीटर, 500 सीटर लोग। पॉपुलेशन का भी फ़र्क है, वर्कफोर्स भी ज़्यादा है यहाँ पे। पॉपुलेशन का भी फ़र्क है। आपके यहाँ पर आप मार्जिन्स कम पे भी चला लेते हो बिजनेस, तेरा वेज टू वर्क आउट, कॉर्पोरेट्स आर मोर विलिंग टू कम इन फ्लेक्स। तो बहुत कुछ डिफरेंस है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट योर लर्निंग्स फ्रॉम दीज जोग्राफीज विल ट्रांसलेट टू इंडिया, और योर लर्निंग्स फ्रॉम इंडिया विल ट्रांसलेट टू दोज जोग्राफीज। जो हमारे लिए ट्रांसलेट हो रहा है वो है कि यार हमारा सेम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो अच्छा बना है, अब उसको हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास डिमांड वहाँ की भी अलग आएगी, और हम केटर भी कर पाएंगे उसको। तो हमारा
ट्रांसलेशन है टेक्नोलॉजी का। मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा इज कि द रिक्वायरमेंट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ इंडिया इज। ऐसा नहीं है कि सेम ही चीज़ होगी जो इंडिया में होगा। द एडवांटेज इज कि पैसा ज़्यादा है, टिकट साइज वहाँ ज़्यादा है बिल्कुल पर ट्रांजैक्शन, तो उससे सबसे अच्छा है। हमारे टेक्नोलॉजी अच्छा है, तो टेक्नोलॉजी और टिकट साइज के हिसाब से हम पैसा थोड़ा ज़्यादा बना पाएंगे। तो दैट इज़ द थीस। जब आप कोई भी कोवर्क स्पेस सजेस्ट करते हैं अपने हाँ, क्लाइंट को, हाँ। तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, या कई बार इसका उल्टा भी होता होगा कि आप उन्हें सजेस्ट करते होंगे कि ये चीज़ें एसेंशियल्स होने ही चाहिए ताकि हमारे क्लाइंट आ सकें आपके पास, क्योंकि आप एक मीडिएटर के रोल में हैं। करेक्ट जी। तो देखिए बहुत सिंपल है, पर काफ़ी बार ये लोग भूल जाते हैं। तो मेरे को लगता है जब भी कभी ऑफिस देखो तो 2-3 चीज़, एक मेरे को किसी ने बोला था कि ऐसा ऑफिस लो जहाँ आप अपने मॉम डैड को भी ला सको। बहुत सिंपल है, और उसका लॉजिक ये था कि यार अच्छा ऑफिस जहाँ पर आप खुशी से अपने मॉम डैड को दिखाओगे भाई ये मेरा ऑफिस है, वो वॉशरूम भी यूज़ कर सकें। काफ़ी बार ये छोटी छोटी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। मतलब ऐसा कई बार ऑफिस ले लो जहाँ वॉशरूम साफ नहीं, अब आपकी फीमेल एम्प्लॉयज़ कम हो जाएंगी ऑटोमेटिक, चाहे वो बताएंगी नहीं, बट आपको हायरिंग में तकलीफ होगी, तो यू डोंट वांट टू डू दैट। काफ़ी लोग सनलाइट भूल जाते हैं कि देखो कि भाई सनलाइट आ रही है ऑफिस में, नहीं आ रही है। वो बेसिक है, अगर धूप होगी थोड़ी रोशनी होगी तो लोगों का वाइब अच्छा होगा। तो ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको 2-3 चीज़, आप जैसे प्लांट्स, थोड़ी हरियाली होगी, फील गुड फैक्टर होता है। ये ऑफिस में आप दिन के 8-9 घंटे बिता रहे हो, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ लोग खुश रहें, जिनको कोई तकलीफ ना हो। तो बेसिक्स, सनलाइट, ग्रीनरी, या वॉशरूम्स क्लीनिंग, हाइजीन, अब ये सब ध्यान रख लीजिए, दैट इज़ द बेयर मिनिमम। अब इसके ऊपर प्लस प्लस आ जाता है सब कुछ, इसके ऊपर प्लस प्लस आ जाता है। अब जैसे आपके किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपका मोर यंगर ऑडियंस है तो आप थोड़ा सा इनके एंटरटेनमेंट के लिए एरियाज बनाएंगे जिससे वो जेल कर सकते हैं। आप फ़ोन बूथ्स थोड़े ज़्यादा बनाएंगे जिससे आपकी रिक्वायरमेंट्स, अगर आपके ज़्यादा कॉलिंग वाले लोग हैं, आप मीटिंग रूम ज़्यादा बनाइए अगर आपकी मीटिंग ज़्यादा होती है, वो सब आ जाएगा। ये कस्टमाइज सॉल्यूशन कस्टमाइज हो जाते हैं, कस्टमाइज सब, ये सब कस्टमाइजेशन हो जाता है। मैं ये बेसिक जो 3 है उसके अलावा आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन होता है। अब कंपनीज आती हैं कि जैसे अब मेरे 50 एम्प्लॉयज़ हैं, एज एन एग्जाम्पल 100 एम्प्लॉय, वो पूछते हैं मैं ऑफिस कैसे ढूंढूं बनाऊं, तो हम सिंपल सवाल पूछते हैं कि क्या फाउंडर का वीटो है, या आप ट्राई करो सब एम्प्लॉयज़ के लिए जो बेस्ट मोस्ट सूटेबल लोकेशन ढूंढने के लिए। दोनों रीजंस वैलिड है। फाउंडर बोलता है मैं यहीं पर हूँ तो मेरे को यहीं पर ऑफिस चाहिए, तो फिर वही है, दैट इज़ वन कॉल। या आप देखोगे कि यार 50 एम्प्लॉयज़ कहाँ से आ रहे हैं, तो आप एक आइडियल लोकेशन देखोगे जहाँ पर आपके लोग आ सकें, तो वो कर सकते हैं। हम वहाँ से गाइड करते हैं कि यार आपको कैसा टाइप के चाहिए, कौन सी लोकेशन में चाहिए, आपको कनेक्टिविटी क्या चाहिए, तो वो सब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू कि सनलाइट, चेयर कौन सी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, कितने मीटिंग होनी चाहिए, वहाँ तक लेवल तक हम डेप्थ में जाते हैं। तो देखा जाए MyHQ एक वर्क स्पेस एक्सपर्ट की तरह अपने आप को लेके आया है। वर्क स्पेस एक्सपर्ट, अब 100%, आपने मेरे से ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन किया। हाँ, बट वर्क स्पेस एक्सपर्ट, बट हाँ। तो जैसे बाकी जो कोवर्क स्पेस प्रोवाइड कराते हैं उनके तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके भी हैं? देखिए ऑनलाइन 1-2 छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छा 1-2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो हैं हमारे इंडस्ट्री में, बट अभी स्केल अप कम हुए। तो एक तरह से एक नया आइडिया था जिसको आप लेके आगे बढ़े। 2 ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हैं, जिनसे हमने देखा है, जिनसे हम सीख रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसे कंपटीशन नहीं है, आई थिंक वो ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं जिनसे हमने सीखा है, इनको हम थोड़ा सा सीख के उनसे बढ़ रहे हैं, दो ज़्यादा है। ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस एक आइडियल ऑफिस के लिए क्या होती है? पर्सनल चॉइस आपके हिसाब से एक आपकी पसंद का ऑफिस कैसा होना चाहिए? स्पेशियस, सनलाइट, वेरी क्लीन, लॉट ऑफ लाइट। मेरे को बिल्कुल डार्क ऑफिस बिल्कुल नहीं पसंद। लॉट ऑफ प्लांट्स, तो मेरे घर एंड ये मेरे को लगता है जैसे मेरी मॉम ने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं घर पे, तो मेरे तब से वहाँ से एक वो है कि प्लांट्स होने चाहिए ऑफिस में। बिल्कुल। मुझे ज़्यादा शोर नहीं पसंद, बट मेरे को फिर भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो एनर्जी में कुछ वाइब्स हो, कुछ हलचल हो। हलचल हो। तो इट कैन वेरी वेल बी कि आपके ऑफिस में थोड़ा सा लाइट म्यूजिक चल रहा हो, दैट इज़ फाइन। बट आपके लोग यंगर हो तो एनर्जी वैसे आ जाती है। जैसे कई ऑफिस में मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, तो वहाँ इतनी ज़्यादा शांति होती है, या तो वो घबराहट सी होने लगती है। हाँ, वो पूरे दिन यहाँ कैसे बैठ सकते। मुझसे इतनी शांति में नहीं बैठा जाता। मेरे को दिखना चाहिए कि हाँ लोग
हलचल हो रही है। बल्कि मुझे याद है जब कोविड में एक वेबसाइट या ऐप आया था हाँ कि उसको आप अपने लैपटॉप पे ओपन कर लीजिए, तो 3-4 तरह की एम्बिएंट साउंड हाँ देता हाँ था। हाँ 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 तो एक ऑफ़िस का था कि ऑफ़िस की हल्की सी बातचीत, हाँ कॉफ़ी मशीन की आवाज़ और ये सारी जो है हाँ। आती थी। और एक था वही कैफ़े का था और एक और कोई हुँ, था। तो यानी कि आप अपने घर में जब हैं, तो आप थोड़ा लगे कि हाँ, करेक्ट। वो उससे आप वो कनेक्ट हो सकें। एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। और आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एक अच्छी कॉफ़ी। मेरे को ब्लैक कॉफ़ी बहुत पीने का शौक है और वाईफाई फास्ट होना चाहिए। फास्ट होना चाहिए। वाईफाई फास्ट हाँ। बहुत कई जगहों पे प्रॉब्लम होती है, तो हुँ। वो मेरे को उसके करके काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ। कई जगह तो ये एक परमानेंट समस्या ये हो अभी तक जाती नहीं है। सॉल्व हो पाया कई ऑफिस में। मैं हैरान होता हूँ कि हाँ, अभी भी इंटरनेट स्लो होता है। हाँ, मेरे को वो भी नहीं समझ आता, काफ़ी बारी इंटरनेट की साइट्स ब्लॉक कर लेते हैं, फ़ायदा नहीं। तो जैसे बहुत सारे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉमेडी शोज़ होते हाँ हैं, तो ऑफ़िस के कुछ परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एक वाईफ़ाई भी हाँ वाईफाई अभी भी। बिल्कुल, हाँ वो सब। सही है। तो उत्कर्ष आप आए हमारे बीच और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की और काफ़ी मुझे लगता है कि एक कुछ इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन भी हमें हाँ हुआ हमारे बीच और कुछ हमें बहुत अच्छी इनसाइट्स भी मिली कि ये इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर थैंक हैविंग यू। मी हियर।